अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम एक नया प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच। वैसे तो टाइमिंग एंड स्पेसिंग में भी बहुत कुछ समझना बाकी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और लेकिन काफ़ी हो गया, अब आगे चलते हैं। और वैसे भी आगे हम जितनी एनिमेशन बनाते जाएंगे उसमें टाइमिंग एंड स्पेसिंग तो होगी हर हाल में, क्योंकि उसके बिना एनिमेशन हो नहीं सकती है। ठीक है, मैंने शायद पहले भी बताया हो किसी में कि देखिए बाकी जितने भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जो ये 12 प्रिंसिपल हैं, इनमें जो 11 प्रिंसिपल हैं, इनमें एक तो टेक्निक है वो मैं आपको बताऊँगा, जो स्ट्रेट अहेड एंड पोज टू पोज है। लेकिन बाकी जो 10 प्रिंसिपल हैं वो ऐसे हैं कि अगर आप उनको अपनी एनिमेशन में अप्लाई करते हैं तो आपकी एनिमेशन अच्छी नज़र आने लगती है। आप नहीं करेंगे तो एनिमेशन अच्छी नहीं होगी, आप करेंगे उसको अप्लाई, अच्छी तरह अप्लाई करेंगे, जितनी अच्छी तरह अप्लाई करेंगे एनिमेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। लेकिन टाइमिंग एंड स्पेसिंग एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये नहीं है तो एनिमेशन ही नहीं है, क्योंकि लाज़मी सी बात है, एक चीज़ अगर यहाँ से यहाँ भी मूव हो रही है, आपकी पलकें भी झपक रही हैं, तो उसने झपकने के लिए एक टाइम लिया है और एक स्पेस कवर किया है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा, मूवमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसीलिए टाइमिंग एंड स्पेसिंग एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसलिए उसको मैं आमतौर पर सबसे पहले समझा देता हूँ, ताकि आगे हम जितने भी प्रिंसिपल समझते जाएँ टाइमिंग एंड स्पेसिंग रिपीट होता जाए। तो बहरहाल अब हम आते हैं स्क्वॉश एंड स्ट्रेच की तरफ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो प्रिंसिपल्स के नाम है ना, ये सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही आसान से अल्फाज में है। और जैसे कि टाइमिंग एंड स्पेसिंग, स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, एग्जैजरेशन, ईज इन ईज आउट, मतलब ये बहुत ही आम इस्तेमाल में होने वाले अल्फाज हैं जिसको कोई भी समझ सकता है। इसमें कोई इतने मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको जिस तरह के आप सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो मतलब है वही चीज़ है ये। ये कोई दवाइयों के नाम नहीं है कि जिसको बोला ही नहीं जाता तो बंदा समझेगा क्या, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच भी वही चीज़ है जो कि आप समझ रहे हैं सुनकर, कि स्क्वॉश का मतलब किसी चीज़, कोई चीज़ दबती है तो स्क्वॉश होती है, कोई खिंचती है तो वो स्ट्रेच हो जाती है। तो ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में भी ये चीज़ होती है, स्क्वॉश भी होती है, स्ट्रेच भी होती है। हमारी बॉडी, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। स्ट्रेचिंग की आपने सुबह-सुबह आपने बहुत सारों सुना होगा, स्ट्रेचिंग किया करो, तो बॉडी में स्ट्रेच, खिंचाव आता है। और उसी तरह हमारी बॉडी स्क्वॉश भी होती है। जैसे कि मैं इस वक़्त बैठा हुआ हूँ तो मेरी स्पाइन इस वक़्त थोड़ी-सी स्क्वॉश पोज़ीशन में, लाइक मैं आप नॉर्मली जब रिलैक्स बैठ जाते हैं तो आप फ़ील करेंगे कि आपकी बॉडी स्क्वॉश है। आप अगर सीधे अपने आप को करेंगे तो स्ट्रेच थोड़ा-सा बॉडी में आएगा। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हमारी बॉडी में स्क्वॉश एंड स्ट्रेच आता है। तो अब जैसे कि मैंने कोई चीज़ दबती है तो स्क्वॉश होता है, लेकिन पहले वो चीज़ जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, और वो ये है कि स्क्वॉश के क्या मतलब समझते हैं, कि वो समझते हैं कि स्केल डाउन, जैसे कि ये स्क्वॉश हो गया, ठीक है, और ये स्ट्रेच हो गया। नए बच्चों की नज़र में ये चीज़ अक्सर, ये स्क्वॉश है, ये स्ट्रेच है और ये स्क्वॉश है, ठीक है? तो ये बेसिकली स्क्वॉश एंड स्ट्रेच नहीं है। मैं अब जो एनिमेशन के लिए जो बॉल यूज़ करूँगा, उसमें तो रिग में ही मौजूद है स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, लेकिन समझाने के लिए इस वक़्त मैंने एक स्फीयर लिया हुआ है कि आप पहले तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच को समझ लें कि होता क्या है। तो ये स्केल डाउन, स्केल अप करना एक अलग चीज़ है, स्क्वॉश एक डिफरेंट चीज़ होती है। स्क्वॉश का क्या मतलब होता है कि अगर एक चीज़ दबेगी, ठीक है, नीचे आएगी तो उसको फैलना भी चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ वो नीचे नहीं आएगी, अगर वो इस तरफ दबी है तो फिर वो फैले, तो ये फिर स्क्वॉश हमारा इस सूरत में कहलाएगा। उसी तरह अगर वो कोई खिंचेगी, स्ट्रेच होगी, तो दूसरी तरफ से उसको कम भी होना चाहिए, तब वो स्ट्रेच होगा। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि भई अगर ये एक बॉल है, इसका एक हजम है, इसका एक शेप है, और अगर ये अपने आप को स्क्वॉश कर रही है, तो अगर आप यहाँ चेक करें तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो साइज़ है 111, ठीक है? ये इसका साइज़ है 111। अगर इसने लेट्स से वाई एक्सिस में अपनी वैल्यू कम की करके 0.6 इसने कर दिया है, लेट्स से 0.4 कर दिया है, तो वो जो 0.6 इसकी वैल्यू है, जो इसका हजम है, जो इसका वो कहाँ गया, वो कहीं कट तो नहीं गया ना? अगर मैं कह रहा हूँ मेरी बॉडी में स्क्वॉश हो रहा है, तो वो उसका ये मतलब नहीं है कि मेरी बॉडी से बॉडी पार्ट्स कुछ कट के गिर गए। ये स्ट्रेच हो रहा है तो वो क्या कहते हैं, अगर स्ट्रेच करना है मुझे तो 1 पॉइंट लेट्स से 6 कर देता हूँ उसको, तो ये स्ट्रेच हुआ, तो ये 6 आया कहाँ से इसमें? ठीक है, ये 6 कहीं हमारे में, मैं अगर अपनी बॉडी स्ट्रेच करूँगा तो कहीं से कुछ और चीज़ें आके नहीं बॉडी से लगेंगी, इसी बॉडी को स्ट्रेच करूँगा। तो ये 0.6 कहाँ से बढ़ गया, या फिर इसको स्क्वॉश करने में ये 0.6 इसका कहाँ चला गया?
तो ये चीज़ें हमें समझेंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये एक प्रॉपर स्क्वाश है। अ, अब जैसे ही मैंने इसमें कहा कि 0.4 अगर हुआ है तो ये 0.6 जो वैल्यू कम हुई है वो कहाँ गई, तो हम कहेंगे कि वो जनाब ये 1.3 मतलब 0.3 यहाँ पर आ गई है x में, और 0.3 जो है वो z में भी आ गई। तो फिर हम इसको कहेंगे कि अब ये स्क्वाश हुआ है, ठीक है, क्यों इसका जो टोटल वैल्यू थी 111, जो टोटल 3 होती थी वो अब 3 है, ठीक है। और उसी तरह अगर हम इसको कहेंगे कि ये स्ट्रेच करना है इसको, और अगर स्ट्रेच में हम कहते हैं इसको 1.6 ये स्ट्रेच हुआ है, तो ये 6 कहाँ से आया, ये x में इसकी 0.3 वैल्यू कम हुई होगी तो ये 0.7 रह गया, और y में भी 0.3 कम हुई तो ये 7 रह गया। तो अब हम इसको कहेंगे कि ये जो 6.6 वैल्यू इसमें ऐड हुई है वो इन दोनों से हुई है, तो अब ये स्ट्रेच है। तो ये तो हो गया स्क्वाश एंड स्ट्रेच समझना कि स्क्वाश एंड स्ट्रेच होता क्या है। तो अब हम आते हैं अपनी जो हमारे पास रिग बॉल है उसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और ये हमारे पास जो बॉल है ये हमारे पास आ गई है। ओके, अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ कि बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल से मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको फिलहाल हाँ सिंपल बॉल ही रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें रिग में ऑप्शन है कि अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये स्क्वाश हो रही है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ स्केल अप नहीं हो रही है, स्केल डाउन नहीं हो रही है ये, बल्कि सिर्फ नीचे नहीं जा रही है बल्कि ये फैल भी रही है, ठीक है। और उसी तरह जब मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये सिर्फ ऊपर नहीं जा रही है बल्कि ये अपने आसपास से इसकी वैल्यू कम भी होती जा रही है, सही। तो ये फिर स्ट्रेच हो रहा है, तो ये हमारे स्क्वाश एंड स्ट्रेच है। यही चीज़ हम दूसरे एंगल एंड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें रिग में ऑप्शन है तो आप इसको यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करें। अच्छा जी, अब स्क्वाश एंड स्ट्रेच जब हम शामिल करेंगे और हम एनिमेशन में डालेंगे तो फिर किस तरह का फील आएगा। अब आप सोचें थोड़ी देर के लिए कि ये जो एक बॉल है ये कैरेक्टर है, ठीक है, और एक कैरेक्टर जंप कैसे करता है, अगर इस कैरेक्टर को जंप करनी होगी वो क्या करेगा। यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल और ऐड करते हैं आज, दो प्रिंसिपल आज हम समझेंगे। तो वो क्या है, एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन क्या होता है, अच्छा एंटीसिपेशन का मतलब ये है कि जनाब कोई भी काम, जो कोई भी एक्शन जब हम करते हैं तो उससे पहले आप ये समझ लें कि उसका एक थोड़ा सा एक रिवर्स एक्शन होता है। ये मैं जब एंटीसिपेशन पे डिटेल में भी बात करूंगा तब मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अभी बेसिक बात समझा दूं कि जब भी कोई भी एक्शन करना होता है तो उसका एक थोड़ा सा उसका एक रिवर्स एक्शन होता है, उस रिवर्स एक्शन को हम एंटीसिपेशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको पंच मारना है तो पंच आपको सामने अगर मारना है तो पहले आपका हाथ पीछे जाएगा, जो पीछे जाना है ये एंटीसिपेशन है, ठीक है। और उसी तरह आपने कार्टून्स में भी देखा होगा जब उनको आगे भागना होता है पहले वो पीछे होते हैं और फिर वो आगे की तरफ भागते हैं, ठीक है। और तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरह जब कैरेक्टर को जंप करना होता है तो पहले वो ऊपर, अगर उसको जंप करनी है तो पहले वो नीचे आएगा, नीचे बैठेगा और फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो उसका जो नीचे बैठना है, स्क्वाश होना है, ये एक तरफ तो हम इसको स्क्वाश कहेंगे लेकिन दूसरी तरफ ये एंटीसिपेशन भी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर जगह स्क्वाश जो है वो एंटीसिपेशन ही कहलाए, एंटीसिपेशन कहीं पे कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में जब हम ये जंप बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो एंटीसिपेशन है वो स्क्वाश के ज़रिए हो रहा है कि हम इसको कैरेक्टर को अपने स्क्वाश करते हैं थोड़ा सा। तो ठीक है जी, तो हम थोड़ी सी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना होगा, मैं सबसे पहले तो हमने कहा कि एक कैरेक्टर का जंप अगर हमें बनाना है तो हमें पहले वो एंटिसिपेट करेगा, मतलब नीचे आएगा, मतलब स्क्वाश होगा, ठीक है। तो पहले मैं कीज लगा देता हूँ इस पर, सारे कंट्रोलर से सिलेक्ट करके मैं की लगा देता हूँ। तो स्क्वाश करने के लिए, अच्छा अब यहाँ पर उसको मत भूलिएगा टाइमिंग एंड स्पेसिंग को, क्योंकि वो चीज़ तो बहरहाल अप्लाई होती रहेगी। तो पहले मैं इसको स्क्वाश करता हूँ, देखते हैं कितने फ्रेम, 8 फ्रेम पे करके देखते हैं, नीचे लेकर आता हूँ। तो देखें 8 फ्रेम पे मैंने अगर की लगाई है तो इसका मतलब है टाइमिंग आ गई, और ये नीचे जा रहा है तो एक स्पेस कवर कर रहा है, तो ये स्पेसिंग हो गई। तो इस वक्त हम टाइमिंग एंड स्पेसिंग, स्क्वाश एंड स्ट्रेच और एंटिसिपेशन 3 प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्क्वाश किया, एंटिसिपेट किया, और फिर हमने इसको थोड़ा सा मूविंग होल्ड दिया। आप भी जब जंप करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जब आप नीचे आते हैं तो थोड़ा अपने आप को रोकते हैं,
मूविंग होल्ड देते हैं। तो हमने वो मूविंग होल्ड यहाँ पर दिया, लेट्स से हमने 6 फ्रेम का मूविंग होल्ड दे दिया, बाद में देखेंगे कि इसको क्या करना है। और अब इसके बाद इसको ऊपर जाना है। ऊपर कितने फ्रेम पे जाएगी? अब देखिए बॉल बाउंस जब हम बना रहे थे तो हम जितने फ्रेम पे नीचे लाते थे उतनी फ्रेम पे उसको ऊपर जाना होता था, एक ही उसकी टाइमिंग रखते थे। यहाँ वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि अगर ये 8 फ्रेम पे नीचे आई है, नीचे आने के फ्रेम कम भी हो सकते हैं। कैरेक्टर तेजी से जंप करने के लिए बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है। तो नीचे आने की टाइमिंग चेंज हो सकती है, लेकिन ऊपर जाने का टाइम जो होगा वो बहुत तेज होगा। ठीक है, तो नीचे आए। अब हमने इसको एंटिसिपेशन के लिए इसको सॉरी एंटिसिपेशन देने के बाद हमने इसको स्ट्रेच किया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये, तो आपको अभी से एक फील आने लगा होगा कि ये ऊपर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है इसके बाद ये जंप करेगी बॉल। ठीक है, ऊपर जाते हैं। फिर हम इसके साथ साथ यहाँ पर अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं और उसी तरह ऊपर ले जाएंगे जिस तरह से हमने बॉल बाउंस हमने बनाई थी। ठीक है, तो ये ऊपर गया, ये ऊपर ऊपर जाके फिर यही है कि एक मूविंग होल्ड आएगा जिस तरह बॉल बाउंस में आता था। हम इसको कितने फ्रेम पे ऊपर लेकर गए हैं? 16 से 4 5 6 7 8 फ्रेम पे लेकर गए। देखते हैं, टाइमिंग हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल हमने मूविंग होल्ड कर दिया और उसके बाद 8 फ्रेम में ही हम इसको नीचे लेकर आ गए। ठीक है, नीचे आने के बाद हमने साथ साथ जो स्क्वाश एंड स्ट्रेच का कंट्रोलर है उस पर भी हम कीज लगाते हैं। नीचे आई और नीचे आने के बाद आप भी जब जंप करके देखेंगे, जिस वक्त आप नीचे लैंड करते हैं तो थोड़ा सा फिर आप स्क्वाश होते हैं। अब ये एंटिसिपेशन नहीं है इस वक्त। वो क्या है कि जब आप गिरे हैं ज़मीन पे तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए जब जंप करके नीचे आते हैं तो थोड़ा सा फिर से आप बैंड हो जाते हैं, तो वो स्क्वाश एक डिफरेंटली, एंटिसिपेशन अब नहीं है। तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई ये थोड़ा सा फिर से इसमें स्क्वाश आया और उसके बाद कैरेक्टर ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। ठीक है, हम टाइमिंग बाद में भी एडजस्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ एक पोजेस बना रहा हूँ, देखते हैं क्या बना है ये। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास एक चीज़ आई, बहुत बुरी है मैं मानता हूँ, लेकिन अभी इसको हम सेट करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं टाइमिंग के हवाले से नीचे आना। मुझे अभी इसका नीचे आना जो है वो बहुत ही स्लो है। तो क्या करते हैं, 2 कंट्रोलर जिस पर हम काम कर रहे हैं ओवरऑल, तो मैं दोनों भी सिलेक्ट करता हूँ फिलहाल। और नीचे आने की टाइमिंग तेज़ करते हैं, लेट्स से 5 फ्रेम पे नीचे आए या 4 फ्रेम पे नीचे आए, क्योंकि बहुत ही स्लो थी। मूविंग होल्ड बाकी तमाम चीज़ें इसकी जो हैं वो भी फिर कम हो गई। पहले हमने 6 फ्रेम का बनाया था मूविंग होल्ड, अब हम 4 फ्रेम का बना रहे हैं। ऊपर जाती है, फिर इसके ऊपर जाने का टाइम भी जो था ये भी मुझे लग रहा है ये स्लो है थोड़ी सी। इसको भी हम फास्ट करते हैं, हम 6 फ्रेम पे ले जाते हैं 8 की जगह पर। नीचे आने पे भी 6 फ्रेम पर आएगी। ठीक है, अभी मैं टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। उसी तरह जब ये नीचे इसने लैंड किया है यहाँ पर भी मुझे लगता है कि ये इसको ज़रा जल्दी स्क्वाश होकर फिर सेटल होने में, ठीक है, थोड़ा सा अगर इसने टाइम ले लिया तो हम दे देते हैं वो टाइम। प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अभी काम हम ये करते हैं कि ये जो मूविंग होल्ड है ये हम एडजस्ट कर लेते हैं। ग्राफ एडिटर पे आते हैं, वही उसी तरह से बाकी सारी चीज़ें होंगी जैसे बॉल बाउंस में आपको बताया था। हल्का सा इसमें मूविंग होल्ड दिया, चेक करते हैं क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ओके फाइन, एक बेहतर रिजल्ट आने लगा, नज़र आने लगा। अच्छा, अब हम क्या चीज़ चेक करेंगे कि भाई अब यहाँ पर जो ये नीचे आई है बॉल, जिस वक्त इसने ये यहाँ पर भी मैंने ये एक जगह छोड़ी थी मूविंग होल्ड की, तो अभी ये भी डेड होल्ड है, बिल्कुल मूविंग होल्ड नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आते हैं, थोड़ा सा ओवरशूट करते हैं कि ये हल्का सा नीचे तेज़ी से आए, लेकिन फिर ये मूविंग होल्ड हल्का सा और फिर इसका ऊपर जाना। ठीक है, और फिर सेट होना। तो यहाँ पर मज़ीद बेहतर हुई। अच्छा, अब एक चीज़ है कि जिस वक्त ये ऊपर गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे ख्याल में इसका जो ये स्ट्रेच है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। हम भी जब
स्ट्रेच करते हैं जंप करने के लिए, ज़मीन से ऊपर जाकर नॉर्मल हो जाती है बॉडी और फिर नीचे आती है। तो यहाँ पर इसका मेरे ख्याल में हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। जितनी देर इसने मूविंग होल्ड की एक पोजीशन पर रही, हम इसको नॉर्मली रखेंगे ये, और फिर नीचे आने में दोबारा स्ट्रेच हर हाल में होगा, क्योंकि हम देखें इस वक्त आप इसको एक बॉल की सूरत में नहीं देखें, आप इसको देखें एक कैरेक्टर की सूरत में। आप जिस वक्त जंप करके देखें अपने पास खुद ही खड़े खड़े, चाहे छोटी सी आप एक 1 फीट की, आधे फीट की का भी जंप करेंगे ना, तब भी आपको नीचे आते हुए अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। ये एक नेचुरल सी बात है, आपके पाँव स्ट्रेच होंगे। आप इस बैंड की पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में नीचे नहीं आएंगे, आपको अपने पाँव स्ट्रेच करने पड़ेंगे। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पर भी जब ये नीचे आएगी तो इसने अपने आप को स्ट्रेच करेगी और फिर ये नॉर्मल आएगी। देखते हैं क्या बना। ठीक है, पहले से और ज़्यादा बेहतर हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगेन टाइमिंग एंड स्पेसिंग चल रही है, याद रखिएगा वो सारा प्रिंसिपल अपनी जगह वैसे ही मौजूद है। और दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे, देखिए जिस वक्त ये ऊपर गई है, अब यहाँ क्या मसला है सबसे बड़ा, फ्रंट से देखते हैं। साइड से, ठीक है, हुआ क्या है यहाँ पर, जिस वक्त ये ऊपर गई है, एंटिसिपेशन हमने क्यों किया, एंटिसिपेशन का यहाँ मकसद क्या था, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि देखिए जिस वक्त आपको जंप करनी है ना, आपको आपको एंटिसिपेशन का एक मकसद जो जो होता है, वो तो मैंने आपको बताया कि एंटिसिपेशन का मतलब है कि एक एक्शन है उसका एक रिवर्स एक्शन करना है। लेकिन एंटिसिपेशन का एक मकसद होता है, वो मकसद होता है फोर्स जनरेट करना। ठीक है, आपको अपनी बॉडी में फोर्स जनरेट करनी होती है। जिस तरह अगर आपको पंच मारना है तो आप अपना हाथ जो पीछे ले आ रहे हैं, बेसिकली आप फोर्स जनरेट कर रहे हैं। आप खड़े खड़े यूं करेंगे इतनी फोर्स से पंच नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हाथ पीछे ला के पंच मारेंगे तो वो ज्यादा फोर्स से जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको बॉल थ्रो करनी है, आप बॉल थ्रो करने में जब आप पीछे लेकर आते हैं अपना हाथ, तो इसका मतलब है आप एक फोर्स जनरेट कर रहे हैं, तभी आप बॉल आके उतनी ही दूर फेंक सकेंगे। लेकिन अगर मैं खड़े खड़े यूं फेंकना चाहूंगा तो बॉल ज्यादा दूर नहीं जाएगी। तो मुझे एक फोर्स जनरेट करनी होगी और हाथ अपना पीछे ले जाना होगा, एंटिसिपेशन करनी होगी। उसी तरह ये जो जंप में हमने एंटिसिपेट किया है, ये जो कैरेक्टर नीचे आए तो इसने एक फोर्स जनरेट की है अपनी बॉडी में ऊपर जाने के लिए, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाने के लिए उसने एक फोर्स जनरेट की है। और वो फोर्स जब इसने जनरेट कर ली पूरी तरह से, जितनी वो कर सकता था, उसके बाद उसने अपने आप को शूट किया ऊपर की तरफ। पूरी फोर्स, जितनी फोर्स उसने जनरेट की थी, उस पूरी फोर्स के साथ उसने अपने आप को ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो कैरेक्टर जो है उस लिहाज से ऊपर गया। आप अपनी मिसाल रखें, चाहे आपने जब की हो, यही चीज़ यही एक साइंस है जो होती है। तो ये इसने अपने आप को शूट किया ऊपर की तरफ। तो देखिए इस यहाँ क्या प्रॉब्लम है, वही कि अगर मैं 10 फ्रेम के बाद जब ये ऊपर गया है कैरेक्टर, तो उसने कितना स्पेस कवर किया है इस कैरेक्टर ने, आप ये चेक कर रहे हैं कि कितना छोटा सा स्पेस कवर किया है। मैं अगर यहाँ पर ग्रेड ऑन कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ आएगा कि वही एक बॉक्स भी इसने कवर नहीं किया। अपने पहले फ़ौरन ही ज़मीन से अपनी डिस्कनेक्ट होते ही जो इसने पहला था वो उसने एक बॉक्स भी कवर नहीं किया। लेकिन जब मैं अगले पे जाता हूँ तो ये अच्छा खासा ऊपर चला गया। ठीक है, इसने तकरीबन 2 बॉक्सेस ऊपर चले गए, और मैं उससे भी ऊपर अगर जाता हूँ तो उसके बाद जाता हूँ तो ये मज़ीद ऊपर। ये वही जो मैं आपको बॉल बाउंस में भी समझा चुका हूँ, वही चीज़ है कि भाई जिस वक्त इसने फोर्स जनरेट की है अपनी, और जहाँ यहाँ पर इस जगह पर 4 से लेकर ये नीचे आया 4 पे, फिर इसने मज़ीद फोर्स जनरेट की 8 तक इसने मूविंग होल्ड लिया। उसके बाद जब इसने अपने आप को शूट किया ऊपर जाने के लिए, अपने आप को थ्रो किया, तो सबसे ज़्यादा जिस वक्त इसकी एनर्जी थी उस वक्त ये सबसे ज़्यादा स्पेस इसको कवर करना चाहिए था। और फिर वो ग्रेजुअली इसकी एनर्जी कम होते होते, जितनी इसने फोर्स जनरेट की थी वो कम होते होते एक मौके पे ख़त्म होगी और फिर वो वापस नीचे आएगा। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये पहली दफ़ा में जिस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी थी उस वक्त इसने सबसे कम स्पेस कवर किया है। रीज़न वही है, ग्राफ एडिटर में जाते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, बाय द वे इसको हम ईज कहते हैं, ईज इन ईज आउट जो एक प्रिंसिपल है, लेकिन मैं इस पर डिटेल में बाद में बात करूँगा। तो इसको हम क्या करते हैं, वही करते हैं जो हमने बॉल बाउंस में किया था, ब्रेक कर देते हैं सबसे पहले। और देखिए मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो पीछे कैरेक्टर जो है इसी फ्रेम पे रहते हुए अगले ही फ्रेम पे, जहाँ ये सबसे कम स्पेस कवर कर रहा था, ये अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सबसे ज़्यादा स्पेस ने हमने कवर कर लिया। अब देखिए पहले 10 के बाद सिर्फ
यहाँ आया था, अब अच्छा खासा ऊपर चला गया। तो ये हमारा एक बेहतर है कि जिसमें इसने सबसे ज़्यादा स्पेस कवर किया। उसी तरह नीचे आते हुए भी होना चाहिए कि इसको हम ब्रेक करें ये चीज़, क्योंकि जैसे जैसे ये करीब आते जा रहे हैं सबसे आखिरी फ्रेम पे सबसे ज़्यादा स्पेस कवर करेगा तो उसका एक गिरने का फील आएगा। ठीक है, प्ले करके देखते हैं। ये बहुत बेहतर है। ठीक है, बहुत बेहतर। समझ आई बात आपको कि भाई किस तरह से एक कैरेक्टर को अगर हमें एक जंप करवाना है या फिर एक सिंपल एक बॉल को हमें एक कैरेक्टर का एक लुक देना था तो वो हमें वो चीज़ नज़र आने लगी। तो भाई ये चीज़ है, इसको आप ट्राई करें अपने पास, और टाइमिंग स्पेसिंग से आप खेल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे नहीं कहूँगा कि जो चीज़ मैंने की है वही आप भी करें। आप बिल्कुल, आपको अगर लगे कि नहीं यार ये मुझे स्लो लग रही है तो फिर आप इसको फास्ट करें। आप इसमें अच्छा वही है कि टाइमिंग स्पेसिंग की बात करूँ तो फास्ट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि या तो आप टाइमिंग कम कर दें, आप टाइमिंग कम करेंगे तब भी स्पीड फास्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि आप स्पेसिंग बढ़ा दें। ठीक है, जिससे उससे भी जो ये स्पीड है उसकी वो तेज़ हो जाएगी। अगर आप टाइमिंग नहीं कम करना चाह रहे तो ठीक है, आप इसका स्पेसिंग बढ़ा दें, इसको और ऊपर ले जाएं। ठीक है, तो उससे भी इसकी स्पीड में जो है वो फ़र्क आएगा और ये तेज़ सी से ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप जो है वो अपने लिहाज से देख लीजिएगा कि आपको किस तरह की टाइमिंग और क्या चीज़ आपको रखनी है। खेलें, इससे मज़ा आएगा और उसके बाद आप फिर एंजॉय करेंगे जैसे जैसे आप इस पर काम करते जाएंगे। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आप प्रैक्टिस करें, काम करें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार चीज़ है एनिमेशन। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।